Namaskar or good afternoon to everyone. As we know that we are doing the directive principles of the state policy, यानी कि हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कर रहे हैं. इन प्रीवियस लेक्चर आई डिस्कस्ड all those principles which are based on the Gandhian philosophy or the Gandhian ideology. Now in today's lecture I'm going to discuss all those principles which are liberal intellectual in nature. तो जो पहला प्रिंसिपल है इट इज गिवन इन द आर्टिकल 44, बहुत इंपॉर्टेंट है. दिस आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू सिक्योर फॉर ऑल सिटीजन्स अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको कि मैंने यूसीसी लिखा है, यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट द कंट्री. ये जो प्रिंसिपल है या फिर ये जो आर्टिकल है कि स्टेट को डायरेक्ट करता है, स्टेट को एक निर्देश देता है कि वो यूसीसी को सुनिश्चित करे पूरे देश के अंदर. अब सवाल ये है कि यूसीसी क्या है? व्हाट इज यूनिफॉर्म सिविल कोड? यूनिफॉर्म सिविल कोड रेफर्स टू द single law applicable to all the citizens, in personal matters like marriage, divorce, adoption, custody, inheritance. हम सब जानते हैं कि जो भारत है वो विविधताओं से भरा हुआ देश है. यहाँ पर अलग अलग जो रिलीजन्स है उनका जो पर्सनल लॉज है वो अलग अलग है. सो यूसीसी एम्स टू रिप्लेस ऑल दिस पर्सनल लॉज which are based on religion, which are based on religious ideas. तो यूसीसी का जो है यही एम है कि एक सिंगल लॉ हो जो कि सिविल मैटर को जो है गवर्न करे, जैसे कि मैरिज को लेकर है, डिवोर्स को लेकर है, इनहेरिटेंस को लेकर है, अडॉप्शन को लेकर है. इन दिस रिगार्ड देयर आर वेरियस लैंडमार्क जजमेंट्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट. यहाँ पर मैंने सिर्फ 2 जजमेंट को मेंशन किया है. फर्स्ट इज द शाहबानो केस ऑफ 1985. सेकंड इज द सरला मुदगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1995 का ये केस है. ये जो जजमेंट है, इन दिस जजमेंट सुप्रीम कोर्ट underscored the importance of UCC, or SC emphasized the need of UCC in the country. यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसने भी जो है इन जजमेंट्स में यूनिफॉर्म सिविल कोड की आवश्यकता को जो है उसकी आवश्यकता को एम्फेसाइज किया, उस पर बल दिया. इसके अतिरिक्त हमारे पास 2017 का भी एक केस है, और जो कि शायरा बानो केस के नाम से वो केस है. तो और भी बहुत सारे जजमेंट्स हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट ने यूसीसी को लेकर दी थी. नाउ द आर्टिकल 45, इट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल और द आर्टिकल. दिस आर्टिकल डायरेक्ट्स द स्टेट टू provide early childhood care. Number 1, to provide early childhood care and education to all children until they complete the age of 6 years. ये गवर्नमेंट को, ये राज्य को निर्देश देता है कि उन सभी बच्चों को अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करे. कब तक करे? जब तक कि जो बच्चे हैं वो 6 साल तक की उम्र जो है, एज जो है वो प्राप्त नहीं करते. इसके बारे में यहाँ पर जो मैंने 86th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 लिखा है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज वी नो दैट थ्रू दिस अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2002 द सब्जेक्ट मैटर ऑफ आर्टिकल 45 was changed. अभी कैसे चेंज हुआ? द एलिमेंट्री एजुकेशन
The elementary education was made the fundamental right under the Article 21A, and the amended principle जिसका कि सब्जेक्ट मैटर चेंज हुआ, अब वहाँ पर जो है चेंज क्या हुआ, जहाँ एलिमेंट्री जो एजुकेशन थी उसको फंडामेंटल राइट के दायरे में लाया गया आर्टिकल 21A के अंडर। जो आर्टिकल 45 है वहाँ पर जो अर्ली चाइल्डहुड केयर है और एजुकेशन है उन सभी बच्चों के लिए जो जब तक कि वो 6 साल की उम्र प्राप्त नहीं करते हैं, यहाँ पर जो है इस चीज़ को यहाँ पर ऐड किया गया। तो इसी कारण जो है 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इट चेंज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ दिस आर्टिकल। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल और द नेक्स्ट प्रिंसिपल, इट इज आर्टिकल 48। इट डायरेक्ट्स द स्टेट to organize agriculture plus animal husbandry on modern and scientific lines। ये गवर्नमेंट को या फिर राज्यों को निर्देश देता है कि एग्रीकल्चर को, कृषि को और फिर एनिमल हस्बेंड्री को जो है उसको जो है ऑर्गेनाइज किया जाए, उसे आधुनिक बनाया जाए, उसे साइंटिफिक तरीके से उसको जो है उसको मॉडर्नाइज किया जाए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमारी जो सरकारें हैं, अलग अलग जो सरकारें भारत में आई, उन्होंने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए और एनिमल हस्बेंड्री को भी जो है मॉडर्नाइज करने के लिए अलग अलग कदम उठाए। यहाँ पर मैं इस चीज़ को ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं, ऐसी पॉलिसीज़, ऐसे प्रोग्राम्स हैं जो कि भारत सरकार ने एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए और एनिमल हस्बेंड्री को जो है प्रमोट करने के लिए, मॉडर्नाइज करने के लिए, साइंटिफिक लाइंस के बेस पर आधुनिक बनाने के लिए जो बहुत सारे प्रयास किए। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज़ आर्टिकल 48A, बहुत इंपॉर्टेंट है। इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द एनवायरमेंट, कि वो जो एनवायरमेंट है, अपना जो पर्यावरण है, उसको प्रोटेक्ट करने का और उसको इम्प्रूव करने का जो है वो प्रयास करे। सेकेंड, दिस प्रिंसिपल डायरेक्ट्स द स्टेट टू सेफगार्ड फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कि जो अपने फॉरेस्ट है, वन है, उनको सुरक्षित करने के लिए भी जो है वो प्रावधान करे, कुछ जो है वो नियम बनाए। यहां पर मैंने एक केस लॉ लिखा है, इट इज MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। अंडर दिस केस our Supreme Court applied this article or the Article 48A and gave directions to the central government and the state governments and the local bodies and boards to take appropriate action to prevent or for the prevention and control of pollution of water, कि जो पानी का जो प्रदूषण है उसको प्रिवेंट किया जाए, उसको कंट्रोल किया जाए। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और दूसरी जो लोकल बॉडीज और बोर्ड्स थे उनको कुछ डायरेक्शंस दी। इतना ही नहीं, our parliament enacted various laws for the protection and improvement of the natural environment. For example, Wildlife Protection Act of 1972, ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण लॉ है जो कि वाइल्ड लाइफ की प्रोटेक्शन से संबंधित है। सेकेंड इज द फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट ऑफ 1980, 1980 में हमने जो है वनों के संरक्षण के लिए कानून लाया। इसके अतिरिक्त तो वाटर एक्ट है, आपका एयर एक्ट है। ये जो एक्ट है इनका भी जो प्रमुख उद्देश्य है, इट इज प्रोटेक्शन एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ एनवायरमेंट। नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल, इट इज आर्टिकल 49। आर्टिकल 49, दिस आर्टिकल और दिस प्रिंसिपल डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रोटेक्ट, क्या प्रोटेक्ट करना है? मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स which are artistic or historic which have artistic or historic interest and which are to be declared national importance। यानी कि ऐसे जो मॉन्यूमेंट्स है
कोई जगह है या फिर कोई आर्टिस्टिक ऑब्जेक्टिव है या फिर कोई ऐसा आपका एक हिस्टोरिक जो एक महत्व रखता हो, कोई प्लेस है, कोई आपका ऑब्जेक्ट है जो कि जिसका कि एक राष्ट्रीय महत्व है, उसको प्रोटेक्ट किया जाए. सो आवर पार्लियामेंट enacted a law for the implementation of this principle. It is the Ancient and Historical Monuments, Archaeological Sites and Remains Act 1951, जिसके तहत जो भी हमारे एनिशेंट है, हमारे प्राचीन जो ऐतिहासिक जो हमारे एक मॉन्यूमेंट्स है, हमारे जो आर्कियोलॉजिकल साइट्स है, जो कि हमारे जो एक रिमेन्स है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये कानून जो है 1951 में बनाया गया था. अब नेक्स्ट आर्टिकल को देखते हैं. इट इज आर्टिकल 50. इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू सेपरेट जुडिशरी फ्रॉम द एग्जीक्यूटिव इन पब्लिक सर्विस ऑफ द स्टेट, कि जो सरकार है फिर राज्य है वो जुडिशरी को वो जो एग्जीक्यूटिव से वो सेपरेट करे, इसके लिए वो कुछ जो है प्रावधान करे. नाउ द लास्ट आर्टिकल, इट इज आर्टिकल 51. इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी. ये सरकार को निर्देश देता है कि इंटरनेशनल पीस की अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, सिक्योरिटी को प्रमोट किया जाए. हम सब जानते हैं कि भारत एक शांतिप्रिय देश है. भारत ने काफी सारे प्रयास किए हैं इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी के संदर्भ में. द सेकंड प्रोविजन अंडर दिस आर्टिकल सेज दैट द स्टेट directs the state to maintain just and honorable relation between nations. कि जो देश है, जो हमारे जो विश्व के जो देश है, उनके मध्य जो है सम्मानजनक संबंध बने रहे, जस्ट एंड ऑनरेबल रिलेशनशिप उनको मेंटेन रखें. थर्ड इज द इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू फोस्टर रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ एंड ट्रीटी ऑब्लिगेशन, कि इट डायरेक्ट्स द स्टेट टू फोस्टर द रिस्पेक्ट फॉर द इंटरनेशनल लॉ, कि जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी हमारे कानून हैं उसको जो है उसके प्रति एक आदर हो, उसके प्रति एक आदर को बढ़ाए इंटरनेशनल लॉ के प्रति. सेकंड है ट्रीटी ऑब्लिगेशन, कि जो हमारी अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी होती है वहाँ पर जो हमारी जो ऑब्लिगेशन है उनके प्रति भी एक जो रिस्पेक्ट होना चाहिए, यानी कि उनको भी जो है इंडिया को फॉलो करना चाहिए. लास्ट इज टू एनकरेज सेटलमेंट ऑफ इंटरनेशनल डिस्प्यूट थ्रू आर्बिट्रेशन, कि जितने भी जो है आपके इंटरनेशनल डिस्प्यूट्स होते हैं उनका जो सेटलमेंट है उसको आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है उसको इनकरेज करे. तो ये जो प्रिंसिपल है आर्टिकल 51 है, ये जो है इंटरनेशनल पीस, सिक्योरिटी और जो हमारा आपका जो एक अंतर्राष्ट्रीय जो सद्भाव है उसको प्रमोट करने को लेकर है. एंड वी ऑल्सो enacted a law for the implementation of this article or this directive principle. It is the Protection of Human Rights Act of 1993. हमने जो है ह्यूमन राइट्स एक्ट ऑफ 1993 को बनाया फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल और दिस आर्टिकल, जिसके तहत जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की जो है स्थापना हुई थी. तो अगर हम इस लेक्चर को एक थोड़ा सा रिवाइज करें, ऑल दीज प्रिंसिपल्स आर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल्स. And so in first I discussed the article 44, which talks about the UCC, which directs the state to secure for all citizen a uniform civil code in the country, जो कि राज्य को निर्देश देता है कि पूरे देश में जो है UCC लागू किया जाए. And I also discussed the 2 case law or the 2 landmark judgments relating to the UCC given by our honorable court. पहला है आपका शाहबानो केस जो कि 1985 का है, दूसरा है सल्ला मुदगुल केस जो कि 1995 का है.
After Article 44, I discussed the Article 45, which directs the state to provide early childhood care and to education to all the children until they complete the age of 6 years. कि जब तक जो है सभी बच्चे 6 साल के नहीं हो 6 साल की आयु को 6 साल की आयु से ज़्यादा नहीं होते या फिर 6 साल की आयु तक के जितने भी बच्चे हैं उनको जो है सरकार अर्ली चाइल्डहुड केयर और एजुकेशन प्रोवाइड करवाए. एंड I also discussed the 86th Amendment Act of 2002, जिसके तहत जो आर्टिकल 45 का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको चेंज किया गया था. After it, I discussed the Article 48, which talks about the responsibility of the government to organize agriculture and animal husbandry on modern and scientific lines. After it, I discussed Article 48A, which aims to protect the environment and it directs the state to protect and improve the environment and to safeguard forest and wildlife. कि जो राज्य है या फिर सरकार है वो पर्यावरण का संरक्षण करे, वनों का जो है संरक्षण करे, वाइल्ड लाइफ का संरक्षण करे. इसके लिए दो मैंने लॉस की बात की. हमारा पहला 1972 में जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बना था, दूसरा जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बना था. इसके अतिरिक्त मैंने MC मेहता जो केस है इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने क्या डायरेक्शन दी थी स्टेट गवर्नमेंट को, सेंट्रल गवर्नमेंट को. ये डायरेक्शंस थी कि कोई अप्रोप्रिएट स्टेप्स उठाया जाए वाटर पॉल्यूशन को कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए. इसके बाद मैंने डिस्कस किया आर्टिकल 49, जो कि राज्यों को निर्देश देता है. क्या निर्देश देता है? फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस और ऑब्जेक्ट्स ऑफ आर्टिस्टिक और हिस्टोरिक इंटरेस्ट, जिनका की एक नेशनली के इम्पोर्टेंस, जिनका एक राष्ट्रीय महत्व के तौर पर जिनको डिक्लेयर किया गया है, ऐसे जो मॉन्यूमेंट्स है, प्लेसेस है या फिर ऑब्जेक्ट्स है, उनको जो संरक्षित किया जाए, उनको प्रोटेक्ट किया जाए. And for the implementation of this article, an important law was enacted. It is the Ancient Historical Monuments, Archaeological Sites and Remains Act of 1951. 1951 में हमने कानून बनाया. After it, I discussed the Article 50, which talks about the separation of judiciary from the executive in public service of the state. And after this, I discussed Article 51, जो कि अंत में मैंने डिस्कस किया, which talks about the promotion of international peace and security, and it directs the state to maintain just and honorable relation between nations and to foster respect for the international law and treaty obligation, and to encourage international dispute और encourage settlement of international dispute through the arbitration. कि जितने भी जो अंतर्राष्ट्रीय जो झगड़े हैं, विवाद है, उनका जो निपटारा है, उनका जो सेटलमेंट है, वो आर्बिट्रेशन के थ्रू जो है किया जाए. इस बात के लिए जो है ये प्रिंसिपल सरकार को इनकरेज करने की बात करता है. एंड जो इसके इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने जो है प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 भी बनाया है, जिसके तहत नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन को जो है बनाया गया. तो मुझे लगता है कि ये जो लेक्चर है आप लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा. जब आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी को आप पढ़ोगे तो बहुत ही आपके लिए उपयोगी रहेगा. एंड जो इसके अतिरिक्त मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लेक्चर को जो है 2 या 3 बार देखें और किताबों को ज़रूर पढ़ें. और इन शब्दों के साथ मैं अपने लेक्चर को यहीं पर विराम देना चाहूँगी. थैंक यू सो मच और नमस्कार.